नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने पहले यूएसए ने तालिबान के साथ एक डील साइन की थी कि यूएसए धीरे धीरे अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से लेके जाएगा और बदले में तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। इस डील में बहुत सारी बातें तय हुई थी, जैसे प्रिजनर्स का स्वैप होगा। अफगानिस्तान की सरकार 5000 तालिबानी प्रिजनर्स को छोड़ेगी, बदले में तालिबान भी 1000 अफगानी सोल्जर्स को छोड़ेगा। हालांकि इसे अभी इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका है, यानी डील इंप्लीमेंटेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ी है। अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के द्वारा कि कैसे अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश की जाए। तालिबान देखो कोशिश ये करेगा कि कैसे न कैसे करके अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ जाए। पिछले साल इलेक्शंस भी कंडक्ट हुए थे सितंबर में, जिसमें अब्दुल्ला और अशरफ गनी दोनों मेन प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार थे। इलेक्शन जीता गया अशरफ गनी के द्वारा, लेकिन अब्दुल्ला ने रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर दी। उन्होंने घोषित कर दिया इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई है, मैं भी प्रेसिडेंट हूं। तो मतलब एक तरफ ऑलमोस्ट 50% एरिया पर तालिबान का कब्जा है, दूसरी तरफ वो लीडर्स जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं वो एकजुट नहीं है। जैसे अब्दुल्ला और अशरफ गनी दोनों के बीच काफी ज्यादा विवाद है। तो सिचुएशन काफी ज्यादा फ्रेजाइल है फिलहाल अफगानिस्तान में। एक तरफ कोविड-19 की महामारी है, दूसरी तरफ तालिबान कोशिश कर रहा है, तालिबान ने अटैक्स में कमी नहीं लाई है, और तीसरी तरफ ISIS जिसको पाकिस्तान के द्वारा यहां पर सपोर्ट किया जा रहा है, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले काबुल में गुरुद्वारे में अटैक किया जिसमें 27 लोगों की जान चली गई। तो ऐसे हालात हैं अभी अफगानिस्तान में। अब बात करते हैं आर्टिकल की। देखो, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट में इस महीने की शुरुआत में मीटिंग हुई जिसे 6+2+1 ग्रुप की मीटिंग का नाम दिया गया। 6+2+1 कौन कौन है ये? 6 तो देखो वो देश जिनका बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन 6 देशों का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ। 2 देश रशिया और यूएसए, ये बड़ी पावर्स हैं, और एक देश अफगानिस्तान खुद। तो 6+2+1 ग्रुप की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटेरिएट में कि अफगानिस्तान में कैसे पीस इस्टेब्लिश की जाए। लेकिन हमें नहीं बुलाया, इंडिया को नहीं बुलाया गया इस ग्रुप की मीटिंग में। रीजन ये दिया गया कि इंडिया का बॉर्डर नहीं लगता है अफगानिस्तान के साथ, इसलिए हम इंडिया को नहीं बुला रहे हैं। हालांकि देखो, बॉर्डर लगता है इंडिया का अफगानिस्तान के साथ, वो बात अलग है। अभी फिलहाल उस एरिया पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, ये पहली बार नहीं कि अफगानिस्तान पर किसी ग्रुप की इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई हो और इंडिया को इनवाइट ना किया गया हो। इससे पहले भी 2001 में, याद कीजिए 2001 में क्या चल रहा था अफगानिस्तान में। 1996 से लेके 2001 के बीच तालिबान का रूल था अफगानिस्तान में, और 9/11 के अटैक के बाद यूएसए ने अफगानिस्तान में इंटरवेंशन कर दिया था, यानी अटैक कर दिया था तालिबान को सत्ता से बेदखल करने के लिए। तालिबान सत्ता से बेदखल हो चुका था, चर्चा चल रही थी, डेलिब्रेशन हो रही थी कि अब किसकी सरकार बने। तो उस मीटिंग में जब इंडिया के स्पेशल एनवॉय सतिंदर लंबा ये पार्टिसिपेट करने के लिए गए जर्मनी के पीटर्सबर्ग होटल में, जो कि बोन के नज़दीक है, लेकिन जब हमारे स्पेशल एनवॉय वहां पर गए तो पता लगा होटल में हमारे लिए बुकिंग ही नहीं है, मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं की गई है हमारे लिए। मतलब साफ था कि इंडिया को नहीं इनवाइट किया गया था वहां पर। इसके अलावा जनवरी 2010 में भी इंडिया को लंदन कॉन्फ्रेंस में इनवाइट तो किया गया था, अफगानिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए मीटिंग थी, लेकिन वहां पर जब एक क्रूशियल मीटिंग हुई कि तालिबान के साथ बात स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, इंडिया को इस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इंडिया ने अपने ढंग से अपने पत्ते खेले। इंडिया ने यह इंश्योर किया कि 2001 की मीटिंग में जब चर्चा हुई थी कि इंटरिम गवर्नमेंट का लीडर कौन होना चाहिए, इंडिया ने अपने इंटरेस्ट आगे करते हुए हामिद करजई को इंटरिम गवर्नमेंट का
प्रेसिडेंट बनवाया। इसके अलावा 2010 में भी जब इंडिया को बाहर रखा गया था इस क्रूशियल मीटिंग से, इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ अपने कोऑपरेशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। 2011 में हमने ऐतिहासिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान का किसी भी देश के साथ अपनी तरह का ये पहला एग्रीमेंट था। तो कहने का मतलब ये था कि जब इंडिया को इन मीटिंग से अलग किया गया तो इंडिया ने अपने ढंग से अफगानिस्तान के साथ कोऑपरेशन को इंक्रीज किया और अपने ढंग से अपने नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति की। अभी भी यही जिम्मेदारी है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की कि हमको इस 6+2+1 ग्रुप की मीटिंग से अलग किया गया है, हम इसका विरोध करें और अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे लेके जाएं और अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने की दिशा में अपना भी योगदान दें। मेनली देखो, हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को यह दिखाना है कि इंडिया के बिना अफगान समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को यह भी स्टडी करने की आवश्यकता है कि आखिरकार इस क्रूशियल मीटिंग से इंडिया को अलग क्यों रखा गया। इसका देखो एक रीजन तो सीधा सीधा है कि यूएसए अभी तालिबान के साथ बात कर रहा है और इंडिया हमेशा से विरोध करता आया है कि तालिबान के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो जब अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेकर अभी बात हो रही है जिसमें तालिबान के इंटरेस्ट भी शामिल है, तालिबान से बातचीत भी शामिल है, तो फिर इंडिया उस टेबल पे ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि इंडिया तो हमेशा से विरोध करता रहा है ना कि तालिबान के साथ तो बातचीत होनी ही नहीं चाहिए। इंडिया हमेशा से ये कहता आया है कि अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने की जो प्रोसेस है वो अफगान लेड होनी चाहिए, अफगान ओन होनी चाहिए, अफगान कंट्रोल्ड होनी चाहिए। बट अभी तो देखो यूएसए और तालिबान के बीच बात चल रही है और अफगानिस्तान की सरकार की ज़्यादा भूमिका है नहीं इस बातचीत में। तालिबान ने तो सीधा सीधा कंडीशन रख दी थी कि अफगानिस्तान में जो चुनी हुई सरकार है उसे हम लेजिटिमेट नहीं मानते, वो अफगानिस्तान के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती है, इसलिए आप हमसे बातचीत कीजिए और इस बातचीत में आप अफगान सरकार को लेके मत आइए। तो एक प्रकार से अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में अफगानिस्तान सरकार की जो भूमिका है वो बहुत ही कम है। तो इंडिया का जो स्टैंड है वो डाइल्यूट हो जाता है कि पीस प्रोसेस बिल्कुल अफगान लेड, अफगान ओन्ड, अफगान कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अफगानिस्तान सरकार की पोजीशन देखो आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा कमज़ोर होगी, क्योंकि यूएसए धीरे धीरे अब अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से लेकर जाएगा और यूएसए अपनी फंडिंग भी देनी कम कर देगा अफगानिस्तान की सरकार को। तो अफगानिस्तान की सरकार के लिए तालिबान से निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो जाएगा और तालिबान सत्ता पर काबिज हो सकता है अफगानिस्तान की। अभी फिलहाल देखो इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए हैं। मतलब अफगानिस्तान की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन इंडिया सिर्फ अशरफ घनी को सपोर्ट कर रहे हैं। तालिबान के साथ हमारे रिलेशंस ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हालांकि काफ़ी एक्सपर्ट्स समय समय पर ये मांग करते रहे हैं, ये सलाह देते आए हैं कि इंडिया के तालिबान के साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए, हमारे रिलेशंस उनके साथ भी कुछ तो होने ही चाहिए। यूँ नहीं कहें कि अच्छे होने चाहिए, एटलीस्ट कुछ होने तो चाहिए। 1999 में आपको याद होगा हमारा जो प्लेन हाईजैक किया गया था उसको अफगानिस्तान में उतारा गया था कंधार में, और तालिबान का उस समय रूल था और हमें आतंकवादी छोड़ने पड़े थे प्लेन को छुड़वाने के लिए। एक रीज़न ये भी था क्योंकि हमारा तालिबान के साथ कोई कम्युनिकेशन उस समय था ही नहीं। तो अभी भी हमारे अच्छे रिलेशंस हैं अशरफ घनी के साथ, लेकिन इवन दूसरे जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला, वो भी हमसे नाराज रहते हैं क्योंकि हम अशरफ घनी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। राइटर का सजेशन ये है, देखो अफगानिस्तान में हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारे कल्चर को अफगानिस्तान में पसंद किया जाता है, क्रिकेट, बॉलीवुड मूवीज़, ये सब चीज़ें। हम अफगानिस्तान को बहुत सारी मदद देते हैं। वहाँ पे हमने $3 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, ट्रेड में, फूड सिक्योरिटी में, ये सब हमने इस्टेब्लिश किए हैं अफगानिस्तान में। हालांकि देखो कुछ कंसर्न्स भी रहे, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया, इससे कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई, क्योंकि वैसे काफ़ी सारे अफगानी इंडिया में आते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, दूसरे चीज़ों के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन इसमें जैसा आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में प्रोविज़न ये है, 3 देशों के माइनॉरिटीज़
पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 देशों के माइनॉरिटीज अगर 2014 से पहले भागकर इंडिया में आए हैं तो उनको सिटीजनशिप आसानी से मिल जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को नहीं मिलेगी। तो ये बात अफगानिस्तान के लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगी, क्योंकि उनके मन में इमेज ये है कि इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा प्लूरलिस्टिक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है, जिससे हमें इंस्पायरेशन मिलती है। हम भी इसी प्रकार के अफगानिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में मुस्लिम सिटीजन्स जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंडिया को अपना दूसरा घर ट्रीट किया है। पाकिस्तान को पसंद नहीं किया जाता है अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा ज़्यादा। तो ये एक कंसर्निंग चीज़ है, बट फिर भी देखो ओवरऑल सॉफ्ट पावर काफ़ी ज़्यादा है इंडिया की अफगानिस्तान में। ट्रेड $1 बिलियन का होता है, और जैसा हमने डिस्कस किया $3 बिलियन हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। छबार पोर्ट हमने डेवलप किया है ताकि अल्टरनेटिव रूट से अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो सके। अफगानिस्तान के बहुत से ब्यूरोक्रेट, वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, दूसरे प्रोफेशनल्स इंडिया में आते हैं ट्रेनिंग के लिए। हमने अफगानिस्तान में वहाँ पे पार्लियामेंट की बिल्डिंग को डेवलप किया। जारांज दिलाराम हाईवे जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक हाईवे है, इसको डेवलप किया। अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम यानी सलमा डैम को हमने बिल्ड किया। इसके अलावा भी अलग अलग सेक्टर्स में और बहुत सारे हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इस्टेब्लिश किए हैं। तो इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के दिलों में बसता है। तो हमें सिर्फ देखो अशरफ घनी पे ही अपना सारा दाव नहीं खेलना चाहिए। हमें वहाँ पे दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध बनाने चाहिए। इसके अलावा और इंडिया को क्या करना चाहिए? अभी देखो अफगानिस्तान में अशरफ घनी और अब्दुल्ला के बीच जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए इंडिया प्रयास कर सकता है। दोनों के बीच जो भी मनमुटाव हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश इंडिया के द्वारा की जा सकती है। क्योंकि देखो दोनों अगर एक साथ आएंगे तो तालिबान के साथ अच्छे ढंग से नेगोशिएट किया जा सकता है। अदरवाइज तो वही सिचुएशन पैदा हो जाएगी जो 1996 में हुई थी। 1996 में विभिन्न डेमोक्रेटिक लीडर्स के बीच विवाद था, वो एकजुट नहीं हो सके थे और तालिबान सत्ता पर काबिज हो गया था। इसके अलावा देखो ईरान और यूएसए के बीच भी अफगानिस्तान के इशू पर एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है ताकि अफगानिस्तान में पीस को इस्टेब्लिश किया जा सके। अफगानिस्तान के मुद्दे पर यूएसए ईरान के साथ वैसे सीधा सीधा बातचीत नहीं करेगा, लेकिन इंडिया मीडिएशन करवा सकता है ताकि दोनों देशों को, ईरान को और यूएसए को, कन्वर्जिंग पॉइंट्स पर लाया जा सके। मतलब ऐसे पॉइंट्स पर दोनों को सहमत किया जा सके जो अफगानिस्तान में पीस इस्टेब्लिश करने के हित में है और इंडिया के हित में भी है। इसके अलावा इंडिया को देखो यूनाइटेड नेशंस के उस आह्वान का समर्थन करना चाहिए जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड में वार लड़ रही विभिन्न पार्टीज को कहा था कि अभी फिलहाल कोविड-19 की महामारी है, इसलिए अभी आप लड़ाई मत कीजिए, सीज फायर साइन कर लीजिए। तो इंडिया को कोशिश करनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस की इस बात का समर्थन किया जाए और इसे इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए। लास्ट में एक सजेशन ये भी दिया जाता है, देखो अफगानिस्तान के इशू पर इंडिया को स्पेशल एनवॉय अपॉइंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक्टिविटी की आवश्यकता होगी अफगानिस्तान में अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। ये एक वाटरसाइड मूवमेंट है। अफगानिस्तान का फ्यूचर आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों में तय होने वाला है, इसलिए हमें भी इस पूरी पीस प्रोसेस में एक्टिव होना चाहिए और स्पेशल एनवॉय को इंडिया को अपॉइंट करना चाहिए इस इशू पर। तो ये हमने अफगानिस्तान के इशू को बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ऑनलाइन लर्निंग की लिमिटेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो पूरे देश में लॉकडाउन है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में पिछला जो सेमेस्टर था वो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था, यानी फाइनल एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए थे कि लॉकडाउन लग गया। और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे अगला सेमेस्टर स्टार्ट अभी हो चुका होता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अब अपने स्टूडेंट्स के साथ एंगेज कर रही हैं ऑनलाइन माध्यम से, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से, जैसे जूम एप्लीकेशन। वो यूनिवर्सिटीज़ जो लॉकडाउन से पहले ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म्स को अडोप्ट कर चुकी थी, उनको फिलहाल कम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है एज कंपेरिजन टू अदर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस। अब देखो जो एचआरडी मिनिस्ट्री के बड़े ऑफिशियल्स हैं या फिर यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस प्रकार के संकेत दिए कि आगे जाके हायर एजुकेशन में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज किया जा सकता है,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से या फिर डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से, मतलब लॉकडाउन में अभी जो कुछ चल रहा है वो एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। फ्यूचर में हम इसी प्रकार के कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं ताकि कुछ स्टूडेंट्स जो रेगुलर कॉलेज नहीं अटेंड कर पाते हैं वो कम से कम डिजिटल माध्यम से क्लासेस अटेंड कर लें। इससे हायर एजुकेशन में जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो बढ़ जाएगा। राइटर के काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। राइटर कहते हैं देखो क्लासेस की एक्सेस तो मिल जाएगी, ये सही बात है, बट शिक्षा प्राप्त करने का मतलब बहुत कुछ होता है। मतलब हायर एजुकेशन में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो इसके बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। सिर्फ नोट्स प्राप्त करना या फिर क्लासेस प्राप्त करना ये मतलब नहीं होता हायर एजुकेशन का। जब कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन प्राप्त करता है तो वो प्रैक्टिकल स्किल्स को एक्वायर करता है। घर बैठे प्रैक्टिकल स्किल्स को एक्वायर करना पॉसिबल नहीं होता। जब कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन प्राप्त करता है तो वो अवेलेबल नॉलेज को एनालाइज करता है, इवेल्युएट करता है, क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करता है, सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता है। और इसके लिए देखो सिर्फ टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन आवश्यक नहीं होती, इसके लिए पीयर टू पीयर इंटरेक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। यानी स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर सकें, आपस में चीज़ों को डिस्कस कर सकें, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। लेकिन आइसोलेशन में रह के इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इवन देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, उनको आता ना हो चीज़ों को ऑपरेट करना, वो बात अलग है। ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, मतलब इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है, बट उसमें समय लगेगा। रिमोट एरियाज़ में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो लैपटॉप वगैरह परचेज कर सके, और दूसरा वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा भी इतनी अच्छी नहीं है। लास्ट में एक और एग्जांपल दिया जाता है ऑनलाइन लर्निंग की लिमिटेशन के बारे में। देखो 1980s में जब ओपन कोर्सेज आए थे, ओपन एजुकेशन, तब भी बहुत लोगों ने कहा था कि इन ओपन कोर्सेज से ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज किया जा सकता है, ये इंश्योर किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करें। लेकिन आपको भी पता है और विभिन्न स्टडीज़ कहती हैं कि ओपन कोर्सेज से, जैसे इग्नू वगैरह से जो कोर्स किया जाता है, लर्निंग आउटकम उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती एज कंपेरिजन टू जब रेगुलर एजुकेशन हासिल करके कॉलेज में जाके बच्चे डिग्री करते हैं। अब ये सरकार को डिसाइड करना है कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब सिर्फ ये है कि ये इंश्योर करना ज़्यादा लोगों को डिग्रीज मिले, या फिर लर्निंग आउटकम को इंक्रीज करके ये इंश्योर करना है हमारे जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं ना सिर्फ विभिन्न सेक्टर्स में अपने टैलेंट को यूटिलाइज करते हुए जॉब हासिल करें, इंडिया को आगे लेके जाएं, बल्कि रिसर्च में भी अपना योगदान दें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।